राम राम बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 4 चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस के सेकंड पार्ट वीडियो का देखने जा रहे हैं, जहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट यानी कि फैमिली रिलेशनशिप्स के पार्ट 1 में जाना था कि आखिर फैमिली होते कैसे हैं, फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, फैमिली के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स का वर्क क्या होता है, फैमिली मेम्बर साथ में कोऑपरेट कैसे करते हैं। तो आज हम लोग फैमिली टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फैमिली टाइप्स है जॉइंट फैमिली टाइप। तो जॉइंट फैमिली को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि जॉइंट फैमिली आखिरकार होता क्या है। तो जॉइंट मतलब होता है जुड़ा हुआ, और फैमिली मतलब परिवार, मतलब जुड़े हुए परिवार को हम लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहता है कि अ जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग अंडर द सेम रूफ। मोस्टली they share a common kitchen and hold a common property. Sharing a space teaches the children cooperation, living in harmony and care for the members of family. तो अब इतना इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, उसका अब हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन कहता है कि अ जॉइंट फैमिली हैज़ अ पेरेंट एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उनके मैरिड चिल्ड्रन यानी कि विवाहित बच्चे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, माता पिता के बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड लाइन में क्या कहा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली लिविंग अंडर द सेम रूफ। इट कंसिस्ट यानी कि ज्वाइंट फैमिली कैसे बना होता है। ज्वाइंट फैमिली बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज से बन के जुड़ के और ज्वाइंट फैमिली का फॉर्मेशन होता है। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली में बस मदर फादर और उनके चिल्ड्रन होते हैं। बट इन्हीं को दो न्यूक्लियर फैमिली, 3 न्यूक्लियर फैमिली, 4 न्यूक्लियर फैमिली, 5 न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, ज्वाइंट फैमिली बन जाएगा। अब उस ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगी, पेरेंट्स होंगे, मदर फादर, फिर अंकल होंगे, आंट होंगे, कजन्स होगा, सिबलिंग्स होंगे। तो ये सब ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स के पार्ट हुए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नीचे पेज 3 के लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो इंदू एक लड़की है, उसका एक परिवार है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंदूज फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़ असम। इंदू एंड हर मदर shifted to Meerut to live with her father's parents. Indu's mother was not trained for any job. तो इंदू के जो फादर होते हैं, इंदू के जो पिताजी होते हैं, वो उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। रोड एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट होकर उनका मौत हो जाता है। ठीक है। कहाँ पे होता है, डिब्रूगढ़ असम में। और इंदू और उसकी माँ जो होती है, इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ। वो लोग डिब्रूगढ़ आसाम से फिर मेरठ आ जाती है, टू लिव विथ हर फादर पेरेंट्स, और उसके फादर पेरेंट्स यानी कि इंदू के दादा दादी के साथ रहने के लिए इंदू की मदर और इंदू जो है सो मेरठ आ जाती है। इंदूज मदर वॉज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब। इंदू की मदर कुछ खास ट्रेंड नहीं होती है कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी करने के लिए। उनके पास जॉब टाइप का कोई एकदम हार्ड एंड कोर स्किल नहीं होता है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करती है, सी लर्नड कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट। वो सीखती है, क्या सीखती है, कंप्यूटर्स के बारे में और ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में सीखती है। नाउ सी वर्क इन ऑफिस, और सीखने के बाद फिर वो ऑफिस में काम करती है। इंदूज ग्रैंडफादर, इंदू के जो ग्रैंडफादर होते हैं
हु वाज अ नेशनल लेवल स्विमर, वो एक नेशनल लेवल के स्विमर होते हैं, यानी कि वो एक नेशनल लेवल पे स्विमिंग करते थे। तो वो एक नेशनल लेवल पे स्विमिंग करते थे, तो वो एक नेशनल लेवल के स्विमर हो गए। अब इंदू ग्रैंडफादर वाज ए नेशनल लेवल स्विमर टीचेस हर स्विमिंग। इंदू के जो ग्रैंडफादर थे सो नेशनल लेवल के स्विमर थे, इसीलिए वो इंदू को ट्रेन करते हैं, इंदू को सिखाते हैं, इंदू को टीच करते हैं। क्या टीच करते हैं? स्विमिंग, तैरना सिखाते हैं। ड्यूरिंग द समर वैकेशन के दौरान ही टेक्स ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू द स्विमिंग पूल। और समर वैकेशन के दौरान वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोता पोती होता है, टू द स्विमिंग पूल, वो सबको कहाँ ले जाते हैं? स्विमिंग पूल में ले जाते हैं। एंड कोचेज देम, कोचेज मतलब कि उनको कलेक्टिवली सिखाते हैं, एक साथ उनका गाइड, उनके टीचर बन के, ठीक है। इंदू इंजॉयज हर कजन्स कंपनी, और इंदू जो है सो अपने कज़न के कंपनी को बहुत इंजॉय करती है, यानी कि अपने कज़न के साथ, अपने कज़न का साथ देख के, अपना कज़न का साथ पाके बहुत खुश होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार न्यूक्लियर फैमिली होता क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कैसे काम करता है। तो आइए उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो यहाँ कहता है कि a nuclear family consist of a married couple and their unmarried children। न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनता है? तो न्यूक्लियर फैमिली एक मैरिड कपल से और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी कि एक विवाहित दंपति और उनके अविवाहित बच्चे से न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पीछे ज्वाइंट फैमिली के बारे में क्या लिखा हुआ था कि अ ज्वाइंट फैमिली is consist of a married couple and their married children। ज्वाइंट फैमिली में क्या होते थे कि मैरिड कपल और मैरिड चिल्ड्रन होते थे, दोनों के दोनों जनरेशन मैरिड होते थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि मैरिड कपल होते हैं, लेकिन उनके जो चिल्ड्रन होते हैं सो अनमैरिड होते हैं, जिनका विवाह नहीं, जिनका शादी नहीं हुआ रहता, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। सारा खेल तो शादी के बाद ही होता है, इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ गया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं। इन अ न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन एज देयर कजन्स, अंकल्स, आंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विद देम। देयर इज greater interaction among the parents and the children in a nuclear family। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो a nuclear family consists of a married couple and their unmarried children, ये हो गया। In a nuclear family the parent and siblings provide all the support, companionship and advice to the children as well as their cousins, uncle, aunt और grandparent do not live with them। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में होता क्या है कि पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, और सिबलिंग्स भाई बहन जो होते हैं। माता पिता और भाई बहन ही सारा सपोर्ट, सारा कंपेनियनशिप मतलब कि साथ हर एक सिचुएशन में, और एडवाइस यानी कि अपना राय विचार अब बच्चों को देते हैं, क्योंकि कजन्स यानी कि चचेरे भाई बहन, अंकल, चाचा, आंट, चाची और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं। जब ज्वाइंट फैमिली के मेंबर साथ में नहीं रहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में, तो यहाँ पे चिल्ड्रन को, बच्चों को हर एक टाइप का सपोर्ट जो है सो उनके अपने सिबलिंग्स और उनके अपने पेरेंट्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब देयर इज अ ग्रेटर इंटरेक्शन अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में होता क्या है कि सिबलिंग्स और पेरेंट्स और चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में और माता पिता में बहुत ज़्यादा एकदम गहरा इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है तो हम लोग जानेंगे कि इंटरेक्शन मतलब होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा
एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, बैठ कर बात करना, चीज़ों को डिस्कस करना, इसको हम लोग अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन का रूप दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ कहता है कि अंगद्स अंकल वर्क इन अ बैंक, he has been transferred to Ladakh. His wife and 2 children are also going with them. The whole family is feeling very sad. Angad's uncle Sandeep and his wife Priya rent a house in Ladakh. Their children Riya and Vikas miss their grandparents, uncles, aunts, and cousins. Their parents and are helping them to adjust to a nuclear family. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है कि अंगद के जो अंकल होते हैं, अंगद अंकल वर्क इन अ बैंक, अंगद के जो अंकल होते हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। ठीक है, वो एक बैंक में काम करते हैं। तो अगर कोई बैंक में काम करेगा तब ऐसा तो नहीं होता है कि बैंक घर में होता है, बैंक कहीं और बाहर में होता है, बैंक कोई और स्टेट में भी हो सकता है, बैंक सारे जगह होते हैं। तो वो उनका जॉब कहाँ पर होता है ये कोई इंसान इंडिविजुअली पर्सनली तो डिसाइड कर नहीं सकता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को कहाँ पे पोस्ट किया जाए, किस बैंक में रखा जाए। ठीक है, तो अंगद के जो अंकल होते हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू लद्दाख, और उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? उनका ट्रांसफ़र जो है सो लद्दाख में हो जाता है। ठीक है, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विद देम, और अंगद के जो अंकल होते हैं उनकी वाइफ यानी कि अंगद की चाची और उनके दोनों बच्चे यानी कि अंगद के दोनों सिबलिंग्स आर ऑल्सो गोइंग विद देम, यानी कि वो चाची और बच्चे यानी कि दोनों ही अंगद के अंकल के साथ अब लद्दाख को जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ठीक है, अब वो भी उनके साथ जा रहे थे, वो भी उनके साथ रहने जा रहे थे। तो द होल फैमिली इज़ फीलिंग वेरी सैड। अब क्योंकि उनका ज्वाइंट फैमिली था, वो लोग जा रहे थे, तो जो पूरा फैमिली, पूरा परिवार था सो बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था इस बात से, क्योंकि उन लोगों के चले जाने के बाद देयर फैमिली डजंट ज्वाइंट फैमिली बी नो मोर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंगद के अंकल होते हैं उनका नाम क्या होता है? संदीप। अंगद अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया। अंगद के जो अंकल होते हैं संदीप और उनकी जो वाइफ होती है प्रिया, रेंट अ हाउस इन लद्दाख। वो लोग लद्दाख में एक घर को रेंट पे लेते हैं। देयर चिल्ड्रन रिया एंड विकास, और उनके बच्चों का क्या नाम होता है? रिया और विकास। मिस देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और रिया जो और विकास जो कि अंगद के अंकल के दोनों चिल्ड्रन, दोनों बच्चे होते हैं और अंगद के दोनों सिबलिंग्स होते हैं। रिया और विकास वो क्या करते हैं? मिस करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यानी कि दादा दादी को। देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़न। जो विकास और रिया होते हैं सो अपने दादा दादी को, अपने चाचा को यानी कि अंगद के पिताजी को, अंगद की मम्मी यानी कि आंटी को एंड कजन्स को, अपने भाई बहन को बहुत मिस करते हैं। देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू एडजस्ट टू न्यूक्लियर फैमिली, और अंगद के जो पिता होते हैं, अंगद के जो माता पिता होते हैं वो अंगद को एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने के लिए एडजस्ट करते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में अंगद के फ्रेंड के बारे में जानेंगे। तो अंगद के फ्रेंड के बारे में जानने से पहले कि अंगद का फ्रेंड कौन था, उसका नाम क्या था, ये देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि अंगद फ्रेंड पार्थ, अंगद का जो फ्रेंड है पार्थ, अंगद वेंट टू पार्थ हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। अंगद जो है सो पार्थ के घर जाता है किसको देखने के लिए? तो अंगद वेंट टू पार्थ हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता, यानी कि अंगद की जो छोटी बहन थी श्वेता, वो उसको देखने के लिए अंगद जो है सो पार्थ के घर जाता है। ठीक है,
पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रीव अप इन हिज मदर्स बॉडी। पार्थ अंगद से कहता है कि सी यानी कि अंगद की बहन जो श्वेता है, ग्रीव अप इन हिज मदर्स बॉडी यानी कि श्वेता जो है सो उसकी मम्मी यानी कि उसकी माँ के बॉडी में भरी हुई है, ठीक है। सी वॉज डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम, और वो जो है सो उसको डिलीवर कहाँ किया गया था, इन अ हॉस्पिटल यानी कि श्वेता को डिलीवर हॉस्पिटल में किया था और फिर उसको घर लाया गया था। ब्रॉट होम मतलब कि लाया गया कहाँ, घर। अंगद वॉन्डर्ड वेयर सी वॉज स्लीप एंड व्हाट सी कुड ईट। अंगद जो था सो बहुत चौंका हुआ था, बहुत अपने अंदर ही अंदर दिमाग में सोच रहा था कि वो कहाँ सोएगी, आखिरकार वो खाएगी क्या, क्योंकि वो थी ही इतनी छोटी बच्ची कि मतलब एकदम न्यूली बॉर्न बेबी को देख के कोई भी छोटा बच्चा जो होता है सो जनरली सरप्राइज हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा कंसर्न हो जाता है। अगर वो उसका सिबलिंग होता है तो वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगी, वो कैसे खाएगा, उसका भाई उसकी बहन कैसे खाएगी, इसी टाइप्स के कंसर्न्स। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में हम लोग को क्या बताया गया है, तो नेक्स्ट पेज का हेडिंग है चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। भारत में कैसे परिवार का सिस्टम चेंज हो रहा है उसको बताया गया है। तो यहाँ पे चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया में क्या बताया गया है उसको आइए हम लोग देखते हैं। द फैमिली सिस्टम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फैमिली सिस्टम यानी कि फैमिली का जो परंपरा है, फैमिली का जो तौर तरीका है, फैमिली का जो ढंग है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम which was very strong in India is changing as people are moving to different part of the country and the world। जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था इंडिया में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। भारत में पहले के ज़माना में क्या होता था कि फैमिली जो जनरली फैमिली होते थे वो जॉइंट फैमिली होते थे, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, मदर, फादर, सिबलिंग्स, कजन्स सब एक ही साथ कॉमन हाउस में रहते थे, कॉमन रूफ शेयर करते थे। कॉमन रूफ मतलब कि एक ही छत के नीचे रहते थे। तो इससे बॉन्डिंग सिस्टम जो था मेंबर्स के बीच का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहा करते थे। खाना एक ही जगह बना करता था। पहले के ज़माना में एक ही किचन, कॉमन किचन हुआ करता था, किसी का भी खाना अलग अलग करके नहीं बनता था और सब लोग मिल के खाना बनाते थे। और उस सिस्टम में बहुत सारे वेराइटीज़ का खाना जो होता था सो बन के आता था। जॉइंट फैमिली के सिस्टम में वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा है इंडिया में, और ये एक बहुत ही मतलब बुरा बात है, बहुत ही बैड इंडिकेशन है हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी का डिप्लीशन यानी कि ख़त्म होने का। अब आइए आगे क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब। और वो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि लड़ झगड़ के एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी से जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो एक तरह से अपनी नीड के मजबूरी में जो है सो घर से माइग्रेट करते हैं, यानी घर से दूर जाते हैं, ठीक है। अब घर से दूर, देश से दूर क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं दूसरे एक ही, जैसे कि मान लो कि हम लोग रह रहे हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा से फिर हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर फर्दर वेस्ट बंगाल से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा दिल्ली, फिर दिल्ली से हमारा फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऐसे हम लोग माइग्रेट करते रहेंगे जस्ट बिकॉज आवर जॉब, और जॉब इज़ आवर बेसिक नीड फ्रॉम विच आवर ऑल एसेंशियल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। तो दैट्स वाई वी कैन माइग्रेट, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और सस्टेन और सूटेबल क्लाइमेट। अब हम लोग बाहर क्यों जाते हैं देश दुनिया से बाहर? अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे जॉब पाने के लिए, अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, और सूटेबल क्लाइमेट यानी कि अच्छे क्लाइमेट, अच्छे कंडीशन में सस्टेन करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे जो पोलर एरियाज़, पोलर रीजन्स के पीपल होते हैं वो जनरली
कोई अच्छे टेम्परेट रीजन में जाके रहने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ही जम्मू कश्मीर में रह रहा है, एकदम लेह लद्दाख में रह रहा है, तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके एकदम 100% पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता है। तो इसके लिए भी कुछ लोगों को जो है सो माइग्रेट करना पड़ता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पैरा में क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट पैरा में कहा गया है कि इन अर्लियर टाइम्स, यानी कि पहले के टाइम में, पहले के ज़माना में, मोस्ट पीपल वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो लोग थे भारत के वेयर इंगेज, यानी कि इंगेज, यहाँ पे इंगेज का मतलब क्या हुआ, इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि पहले के ज़माने के ज़्यादातर लोग जो खेती बाड़ी का ही काम करते थे, फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप्स का, ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। ठीक है, इट रिक्वायर्ड मेनी हैंड्स दैट वर अवेलेबल इन अ जॉइंट फैमिली। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही फैमिली का मेंबर मिलकर बहुत बड़े लैंड में एग्रीकल्चर कर लगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माना में जॉइंट फैमिली में सारे मेंबर्स एक साथ रहते थे, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स, यानी कि बहुत सारे लोग होते थे हाथ बटाने के लिए। हेल्पिंग हैंड्स मतलब हाथ बटाने वाले लोग। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली के सिस्टम में बहुत सारे लोग होते थे, इसीलिए क्या किया जाता था कि पहले के ज़माने के लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और इसके लिए जॉइंट फैमिली सारे लोग मिल के मदद करते थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा गया है कि बट द इनकम फ्रॉम द लैंड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्रीज इन अ साइज ऑफ फैमिली। लेकिन इनकम जो होता था, इनकम यानी कमाई जो होता था एग्रीकल्चर से और लैंड यानी ज़मीन से, वो सफिशिएंट नहीं होता था। सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त, मतलब कि पूरा नहीं होता था, अच्छे तरीके से एकदम काफ़ी नहीं होता था। क्यों काफ़ी नहीं होता था? फॉर इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ फैमिली, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। कोई एग्रीकल्चर, कोई किसान जो है सो किसानी करके अपने घर में लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता है, इसीलिए लोग जो है सो एजुकेशन और फर्दर कॉर्पोरेट जॉब, ऑफिशियल जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चर लैंड का भी सिस्टम जो है, फार्मिंग का सिस्टम धीरे धीरे करके डिप्लीट यानी ख़त्म होते जा रहा है इंडिया से, जो कि बहुत बैड फैक्टर है आने वाले जनरेशन के लिए। अब सारे लोग मिलकर ऑफिशियल जॉब करने लगेंगे, कॉर्पोरेट का जॉब करने लगेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर सारे लोग बनने लगेंगे, तो फिर एग्रीकल्चर फार्मिंग कौन करेगा, किसान कौन बनेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि स्टेथोस्कोप खा के कोई ज़िंदा रह सकता है, 100% मेडिसिन खा के कोई ज़िंदा रह सकता है, कंप्यूटर खा के ज़िंदा रह सकता है। खाने के लिए, सस्टेन करने के लिए बेसिक नीड हमारा फूड है। फूड इज़ आवर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब और वो बेसिक सोर्स एनर्जी को पाने के लिए फार्मिंग किया जाता है, फिर फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है, फूड को प्रोसेस किया जाता है, फिर हमारे पास वो आता है, फिर हम लोग उसको बना के खाते हैं, कुक करके खाते हैं। तो अब ये चीज़ जो है सो बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर है इंडिया का, जिसको कि एक कंसर्न के रूप में देखना चाहिए। अब चलिए आगे क्या कहता है वो भी देखते हैं। Hence some member move to cities for employment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली के कुछ मेंबर्स जो होते हैं सो शहर की ओर जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वैरायटी इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड में। अब यहाँ पे फील्ड का मतलब वो क्रिकेट का फील्ड और बैडमिंटन और फुटबॉल का फील्ड नहीं, अलग अलग नौकरी का, जो व्यवसाय का, जो अलग अलग क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कि अलग अलग जो भी काम है उसको करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज। और न्यूक्लियर फैमिली जो है सो धीरे धीरे कॉमन बनते जा रहा है रूरल एरिया यानी गांव के भी एरिया में, गांव के भी जगह में।
Even in urban area, the number of nuclear families increased as many members moved to other cities. अर्बन एरिया में भी न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही इंक्रीज्ड रूप से, यानी बहुत ही बढ़त हो रहा है। इसमें कैसे बढ़त हो रहा है, क्यों बढ़त हो रहा है? क्योंकि फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो हैं सो सिटीज़, अलग अलग शहर में, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देश के कोने में जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, क्लाइमेट कंडीशन के लिए भी, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है व्हाट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी। फैमिली का टाइप व्हाट एवर मतलब जो भी फैमिली का टाइप हो, व्हाट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी, ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे फैमिली का टाइप जो भी हो, लेकिन हमारे फैमिली का एक एक मेंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। फैमिली प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, और फैमिली से ही हमारा वो एनवायरनमेंट, यानी कि वो एक सुरक्षा का कवच मिलता है, प्रोटेक्शन का, केयर का, लव का, बिलोंगिंगनेस का। बिलोंगिंगनेस मतलब हमारा अस्तित्व का। हमारा अस्तित्व कहाँ से जुड़ा है? हमारे फैमिली से जुड़ा है, ठीक है। अब हम लोग इस पेज के दोनों डू यू नो को देख लेते हैं। तो इस पेज का फर्स्ट डू यू नो क्या कहता है? इस पेज का फर्स्ट डू यू नो कहता है कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग, फेस्टिवल एंड बर्थ ऑफ चाइल्ड। घर के सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं सो एक साथ आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए फंक्शन को। और वो फंक्शन क्या क्या होता है? वेडिंग, शादी हो सकता है, फेस्टिवल यानी कि पर्व, पूजा पाठ हो सकता है, और बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी किसी का घर में जन्म होता है तो फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, सारे लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अब दूसरा डू यू नो क्या कहता है? तो दूसरा डू यू नो में लिखा हुआ है कि फैमिली यूनिटी कैन बी इनकरेज्ड इन फॉलोइंग वेज। फैमिली का जो यूनिटी है, फैमिली का जो एकता है, यूनिटी मतलब एकता होता है, तो फैमिली का जो एकता है उसको इनकरेज मतलब उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए? तो फैमिली को की यूनिटी को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए नंबर, ट्रीट ऑल मेंबर विथ रिस्पेक्ट। हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स को हमें रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए, यानी कि हमें आदर के साथ, आदर सम्मान के साथ उनके सामने पेश आना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव मतलब कोई भी बात को दिल से लगा के नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। एंड फॉरगेट यानी तुरंत उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, किसी भी गलती को घर के लोगों को। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर सी कहता है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें एक क्वालिटी टाइम यानी कि एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। फैमिली के साथ हमें घूमने जाना चाहिए, फैमिली के साथ हमें रेस्टोरेंट जाना चाहिए, फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए, फैमिली के साथ एक साथ बैठकर कहीं घूमने पार्क जाना चाहिए। और हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एक सिंगल मेंबर के साथ हमें एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बॉन्ड को क्रिएट करना चाहिए। तो आज यही ये लास्ट टॉपिक था, और क्लास 4 के SST यानी सोशल साइंस का चैप्टर 1 फैमिली रिलेशनशिप आज यहीं समाप्त होता है। तो अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे, और इस चैप्टर को आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। देखने के बाद फिर आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके बाद। अब इसके बाद हर 1-2 चैप्टर के बाद हमारे बुक के जो चैप्टर का एक्सरसाइज है उसका सेशन होगा। उसमें मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और हर एक चीज़ को बताया जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और ऐसा ही हर एक सिंगल डे पे आपको एक चैप्टर का अब हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि एक सिंगल पार्ट में अगर वीडियो को बना दिया जाए तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एकदम मतलब कि उसके दिमाग बाउंस कर जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद वो बैठ ही नहीं सकता है लगातार 20-25 मिनट से ज़्यादा। तो फिर हर एक चैप्टर को यहाँ पर मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा और 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा।
और एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगा कि आपको इससे रीडिंग का स्किल भी डेवलप हो जाएगा। इससे आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, ये सब आप सीख जाओगे इसी हमारे चैप्टर 2 चैप्टर सेशन से ही। और फिर इससे आपका एक्सप्लेनेशन, इससे आपका समझने का स्किल भी बढ़ जाएगा और फिर इससे आप एकदम अच्छे तरीके से कोई भी चैप्टर को डील करना सीख जाओगे। तो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर प्लीज़ जुड़े रहें, क्योंकि हर एक दिन सिंगल वीडियो आते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पंक्चुअलिटी बढ़ेगा और आप हर एक दिन वीडियो देखोगे तो इससे आपका एकदम तुरंत हर स्कूल से पहले सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं चैप्टर 1 को। मिलते हैं अगले वीडियो चैप्टर 2 में कल। थैंक यू और पढ़ाई करते रहें।